वाली हूँ DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर से आपका वन शॉट। कंप्यूटर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, कहने के लिए सिर्फ 10 मार्क्स हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है, रैंक आती है, तो उसमें एक एक मार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी रैंक शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आपने अब तक प्रिपरेशन नहीं करी है या आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो और अच्छी गवर्नमेंट डाइट लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको सारे टॉपिक्स एक रिवीजन स्लॉट के रूप में इस पूरी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पूरा कंटेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको अलग अलग सोर्सेज पे भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है आज के टाइम पे? सबसे पहले तो कंप्यूटर की क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए आज के टाइम पे इतना ज़्यादा जो है एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम 5G के ज़माने में जी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है और आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ SCRT ये चाहता है कि आप एक अच्छे टीचर बनो, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स पता हो। उसमें कोई सुपर चीज़ नहीं है, याद करने के लिए बहुत सिंपल है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो और ढंग से पढ़ोगे तो 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर जो है एक वर्ड से आया है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर जो हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये जो कुछ टर्म्स हैं ये इंग्लिश में ही वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हिंदी में इसके लिए जाते हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो कंप्यूट मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पकड़ता है। आगे अब पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। उससे पहले हम पढ़ रहे थे कि जो कंप्यूटर है वो किस साइकिल को फॉलो करता है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर जो है IPO साइकिल को फॉलो करता है, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी कि आप कोई भी चीज कंप्यूटर से पूछते हो तो वो आप इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर उसमें प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट देता है, दैट इज आउटपुट। ठीक है, अब माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन एक चीज जो बच्चे मिस करते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर कहने के लिए कौन है? एडा लवलेस। अब एडा लवलेस कौन थी? एडा लवलेस जो है उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया था, फर्स्ट प्रोग्रामर थी, इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। हालांकि ये चार्ल्स बेबेज की ही एक स्टूडेंट थी, उन्हीं के गाइडेंस के अंदर इन्होंने जो है ये फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको टैबुलेटिंग मशीन हुआ करती थी जिसको पंच कार्ड होता था एक बेसिकली। ठीक है, पंच कार्ड 1890 में ये होता था, आप यहाँ पे लिख लेंगे 1890 में ये होता था। ठीक है, तो इसको बनाया था सबसे पहले तो जेम्स पॉवर्स ने बनाया था, आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये पंच कार्ड के टाइप की मशीन होती थी जो कंप्यूटर में बनी है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की टरिंग मशीन क्या होती थी? टरिंग मशीन बेसिकली कैलकुलेशन के लिए, जनगणना। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन का नंबर को काउंट करने के लिए या कोई भी एनी नंबर को काउंट करने के लिए टरिंग मशीन बनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ENIAC। इसकी फुल फॉर्म आपको रटी होनी चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड सर्किट कैलकुलेटर। ठीक है, मैं दोबारा बोलूंगी, 1942 में इसका ओरिजिन है। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए। एक हाई स्पीड कंप्यूटर है जो कि जॉन W मैकॉले ने बनाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो है आपका ENIAC 30 बाय 30 फीट रूम को कवर करता है। अच्छा, इसके अलावा नोट्स की अगर
आप बात करेंगे तो मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ बना के व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगी जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी उसी के बाद। उसके लिए आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नो वरीज, जब आप ये वीडियो पूरी वन शॉट देख रहे हैं तो आप जो है उन नोट्स को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा जो आपको मिल जाएंगे। इतना इनफ होगा आपकी परफेक्ट रिवीजन के लिए, और कुछ भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है उसके लिए, ठीक है। आइए आगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है। मैं बोलती जाऊंगी, आप नोट कर लीजिए, बहुत लंबी लंबी लाइनों में नहीं, बहुत स्मॉल स्मॉल आपको शॉर्ट में नोट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड बाय लेडी एकोस्टा, स्टूडेंट ऑफ बैबेज, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बैबेज की स्टूडेंट जो है वही फर्स्ट प्रोग्रामर थी। उसके बाद सेकेंड, कंप्यूटर लिटरेसी डे आपका दिसंबर 2 को मनाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑन December 2। थर्ड पे आता है आपका फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वॉज सिद्धार्थ। उस कंप्यूटर का नाम जो इंडिया में सबसे पहले बना था सिद्धार्थ था, ठीक है। विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने मैन्युफैक्चर करा था, किसने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। फोर्थ पे फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल, अब बन गया लेकिन इंस्टॉल क्या हुआ, कहाँ हुआ, पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में जो है सबसे पहले वो पोस्ट किया गया, इंस्टॉल किया गया। पहला सुपर कंप्यूटर, पूरे वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था आपका CDC 600 1964 में, ये आप लिख लीजिए CDC 600, ये उस कंप्यूटर का नाम था जो कि 1964 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आज की जनरेशन में, कौन सी जनरेशन में है, मैंने आपको पहले ही बताया 5G जनरेशन में है, ठीक है। 5th जनरेशन पर हम चल रहे हैं कंप्यूटर में। सबसे पहला आपका फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 से लेकर 1956 तक रही। इसमें आपकी वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर्स हुआ करते थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब से जो है कंप्यूटर काम किया करते थे। सेकेंड जनरेशन 1957 से 63 तक थी, 1963 तक। यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स थे इसमें। उसके बाद थर्ड जनरेशन में 1965 से 1971 तक थे। यहाँ पे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे। ये बेसिकली सिलिकॉन चिप्स भी बोला जाता था, आप इसके साइड में लिख लीजिए, सिलिकॉन चिप्स होती थी, ठीक है, ये इस जनरेशन में होती थी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन है 1971 से आज की लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये आपका आज की जनरेशन आज तक ये चलती है, लेकिन अब क्या जनरेशन आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, आप देखते होगे आपकी फोटो को एकदम से कोई कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या कोई इंसान आपकी फोटो में नहीं होता, लेकिन आप जो है आप उसको करके AI की हेल्प से उस इंसान को भी ला सकते हो। तो वो सब क्या है, आज की टेक्नोलॉजी है, जनरेशन टू जनरेशन, राइट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली आपको 2 टाइप के कंप्यूटर डिवाइड करे गए हैं, क्लासिफाई करे गए हैं, डेटा बेसिस पे और हमारे स्पीड बेसिस पे। डेटा बेसिस पे आपके 3 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादातर मैनुअल वर्क पर फोकस करते हैं, और एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर आपके टाइम से रिलेटेड जो प्रोसेस होते हैं वो करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटली, जैसे इनका नाम है उसके थ्रू ये जो है वर्क करती है। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है आपका इन दोनों का मिक्सर होता है। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज पे ज़्यादा फोकस करता है, हालांकि डिजिटल कंप्यूटर क्वालिटीज पे फोकस करता है, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर इसका मिक्सर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है जैसे हॉस्पिटल्स में आप देखते हो हार्ट रेट की मशीन्स होती हैं, वो सारी आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर में आती हैं, ठीक है। और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में ही पेट्रोल पंप्स पर जो कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, पोस्ट किए होते हैं, वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है। डिजिटल कंप्यूटर में जैसे आपकी कोई डिजिटल स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक है, वो सारा आपका
डिजिटल कंप्यूटर पे आता है। अब स्पीड बेसिस पे समझ लेते हैं। स्पीड बेसिस पे कंप्यूटर किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है कि जो पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, जैसे कि इसका नाम ही है कि पर्सनल यूज के लिए जो किया गया हो। उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर जो होता है इजीली एक्सेसिबल होता है कि आप उसे मोबाइल करो, जैसे कि मोबाइल का मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोन नहीं है, उसका मतलब कि आप उसे मूव कर सको, ठीक है। जैसे लैपटॉप है, आप लैपटॉप लेके ट्रैवल कर सकते हो, तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक कंप्यूटर होता है बेसिकली जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के पर्पज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है हमारा, एक माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, एक मिनी कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो से बड़ा होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। और माइक्रो के कंपैरिजन में इसको बेसिकली समझा जाता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इस पे 100 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। उसके बाद सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर जो है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ले सकता है, समझ रहे हो, बिलियंस। और आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, यानी पर सेकंड में, एक सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। और सुपर कंप्यूटर आपका बिलियन इंस्ट्रक्शन पर। अब हम करेंगे सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है बेसिकली हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर बिना सीपीयू के काम नहीं करता है, ठीक है। और आपको ये जानना होगा कि सीपीयू जो होता है तो 3 to 4 मिलियन, ठीक है, 3 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है इस पे काम कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब आप एंट्रेंस एग्जाम, एक लेवल पर एग्जाम दे रहे हो, तो आपसे ये छोटी मोटी चीजें तो पूछी नहीं जाएंगी। तो सीपीयू की एक चीज आपको जाननी होगी, एक फैक्ट आपको समझना होगा कि सीपीयू जब काम करता है तो कोई हीट जो है वो रिलीज करता है। कोई भी आपका डिवाइस हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें हीट रिलीज जरूर होती है। उसके अलावा, ठीक है, आपका क्या होता है, एक एग्जॉस्ट फैन हर एक डिवाइस में होता है, ठीक है। हर एक सिस्टम में एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो लगाया जाता है। छोटे से लैपटॉप में भी आप देखोगे, थोड़ी देर आप काम करते हो उस पर हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो क्या होगा अगर वो हीट पूरी उसी सिस्टम में रहे, जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, सर्वर डैमेज हो सकता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन उसमें लगाया जाता है ताकि सिस्टम काम करता रहे और जो पुरानी हीट है वो निकलती रहे, ठीक है। तो जितने भी आप उसमें इनपुट देते हो, जितने भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, उसके हिसाब से उसकी हीट जनरेशन होती है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि सीपीयू का अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है और एक ब्रेन होता है, लेकिन इसके अलावा सीपीयू क्या हेल्प करता है, आपका काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी हीट कंट्रोल करने की, ठीक है। आपका सीपीयू डैमेज कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 90 डिग्री सेल्सियस। अगर हीट आपकी उसमें प्रोड्यूस हो जाए और एग्जॉस्ट फैन, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे टैब ओपन करके छोड़ दिए उसमें, ठीक है, बहुत सारे टैब ओपन करके छोड़ दिए, या उसके अलावा आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों को चला रहे हो, गाने भी आप चला रहे हो उसके साथ साथ, आप बाकी सारे ऑपरेशंस कर रहे हो कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, तो ये सब उस केस में होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी उसको शट डाउन करो तो आप क्या करो, उसको शट डाउन करने से पहले आप टैब्स को क्लोज कर दो, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात शट डाउन से ही रिलेटेड, देखिए आप अपने फ़ोन को जब भी स्विच ऑफ करते हो, ठीक है, और आप अपने लैपटॉप हो गया, कोई भी सिस्टम हो गया, उसको आप शट डाउन करते हो, तो क्या डिफरेंस है स्विच ऑफ और शट डाउन में, तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। स्विच ऑफ और शट डाउन में क्या डिफरेंस है। हम लैपटॉप को भी तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फ़ोन को शट डाउन क्यों नहीं करते। देखिए, जो फ़ोन होता है वो रेगुलर आप यूज़ करते हो, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे आता है, उसमें एमसीबीज होती है, आप कहते हैं कि लाइट गिरा दो, तो क्या आप डायरेक्ट जो मेन वाली एमसीबी है उसको गिराते हो, नहीं, पहले आप छोटी छोटी सारी डाउन करते हो, उसके बाद आप मेन वाली को डाउन करते हो।
ठीक है। तो ऐसा ही आपके सिस्टम पे होता है। लैपटॉप का एग्जांपल लेते हो तो लैपटॉप में ऐसा होता है कि पहले जो है आप बाकी सारी चीज़ों को बंद करते हो, उसके बाद आप जो है शट डाउन करते हो मेन यूनिट को, ठीक है। उसके अलावा एक और बात देखिए, जो बूटिंग प्रोसेस होता है, बूटिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। बूटिंग होती है आपके सिस्टम में, ये आपकी वार्म बूटिंग भी होती है और कोल्ड बूटिंग भी होती है, ठीक है। वार्म बूटिंग जो होती है फास्टर होती है और आपकी जो कोल्ड बूटिंग होती है वो काफ़ी स्लो होती है। कोल्ड बूटिंग स्लो क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बायोस काम करता है, ठीक है। बायोस इसमें काम करता है। क्वेश्चन पहले तो आपका बनेगा नहीं इसमें से, बूटिंग में से, ठीक है, लेकिन बनेगा तो आपसे यही पूछेगा कि हु इज फास्टर, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, तो आप उसमें आंसर दोगे वार्म बूटिंग इज फास्टर। रीजन पूछेगा तो आपको लिखना है बायोस, बायोस इज द रीजन कि आपका जो है वार्म बूटिंग जो होती है वो फास्टर होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। बेसिकली कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, आप अच्छे से जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और आउटपुट डिवाइसेस आपके कौन से होते हैं, जो कि है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सारे ऑपरेशंस करता है। उसके अलावा कंप्यूटर का एक मेजर फंक्शन होता है कि वो मेमोरी को, डेटा को स्टोर रखता है, जो भी आप उसमें सेव करना चाहते हो। जैसे आपने कोई फाइल बनाई, अब आप जो है दोबारा थोड़ी उसको बनाने बैठोगे। अगर आपको कुछ देखना है तो आप अपना कंप्यूटर खोलोगे, सिस्टम खोलोगे और आप उसमें से अपनी फाइल ले लोगे, लेकिन वो फाइल कब मिलेगी आपको, जब उसमें वो सेव होगी, जब डेटा उसमें स्टोर होगा। तो कंप्यूटर मेमोरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होता है, बेसिकली ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। बेसिकली कैश एक बफर होता है, ठीक है, बफर होता है। बफर बेसिकली क्या होता है, जब आप रिफ्रेश करते हो किसी भी मेमोरी को, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक मैच देख रहे हो, लाइव मैच देख रहे हो कोई भी, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद उसको हटा दोगे और दोबारा जब चालू करोगे तो ये थोड़ी आएगा कि पुराना जो प्लेयर खेल रहा है वही रहेगा उसी पोजीशन पे जहाँ पे आप छोड़ के गए थे, ऐसा तो नहीं होगा। जो लाइव उसमें एक्शंस हो रहे हैं वो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लाइव आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप अगर एक बार ये वीडियो शट डाउन करोगे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, नेक्स्ट बार अब जब आप दोबारा उसको चालू करोगे तो हो सकता है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है आपकी लाइव वीडियो, लाइव में क्या होता है, जो कि आपका बफर करता है, आप बार बार रिफ्रेश करते हो, तो वो मेमोरी कौन स्टोर करता है, कैश मेमोरी में वो स्टोर होती है, ठीक है। टेम्पररी मेमोरी होती है और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो आप टिक किस पे लगाओगे, कैश मेमोरी, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है रैम और रोम, बचपन से आपने पढ़ा होगा। ये होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को आप याद रखोगे रीड एंड राइट मेमोरी, ठीक है। कैसे याद रखोगे, रीड एंड राइट, यानी एक बार करा और छोड़ दिया, एक बार करा और छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्पररी, टेम्पररी मेमोरी होती है। और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इसके दो टाइप है। स्टैटिक रैम अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो जो एक जगह पर स्थिर है, एक ही जगह पर है, वो आपकी स्टैटिक हो गई, ठीक है। डायनेमिक जो क्या है, जैसे कोई चीज आप लाइव देख रहे हो, वो आपकी डायनेमिक रैम हो गई, समझ गए। अब स्टैटिक रैम आपकी कहाँ पे यूज आती है, आप लिख लीजिए कॉपी में, कैश मेमोरी में स्टैटिक आपकी रैम यूज होती है, ठीक है। और वहीं पे आपकी डायनेमिक रैम जो है रोम में यूज होती है, ठीक है, याद रखोगे किसमें यूज होती है, रोम में। अब रोम की बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है आपकी, बेसिकली ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, स्टोर्ड मेमोरी होती है और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। अब इसके टाइप क्या होते हैं, एक तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिख लीजिए, उसके बाद ईप्रोम, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल मेमोरी जिसको आप इरेज करते हो,
ठीक है। इरेज आप कैसे करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह पे आपको ये मिलेगा जानने के लिए कि EEPROM में आप इरेज बेसिकली करते कैसे हो। कि आप किसी भी डेटा को आपको इरेज करना है तो EEPROM की हेल्प से करोगे, आप आंसर में लिख दोगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कैसे होगी, तो यूवी रेज की हेल्प से जो है इरेज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यूवी रेज की हेल्प से। उसके बाद EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ये भी आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ये एक तरीके की आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। अब हम आते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज पे। देखिए जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी खुद की, अब हम आते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज पे। देखिए जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है। अब तक आपने क्या लैंग्वेज पढ़ी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप देखते हो मैथमेटिक्स की खुद की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स के ऑफ का मतलब इंग्लिश वाले ऑफ जैसा नहीं होता, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऐसे ही कंप्यूटर की हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है। कंप्यूटर में हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, बेसिकली 0 और 1 पे इसमें मेथमेटिक्स किया है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर की, आपकी मशीन लैंग्वेज जो है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी। आपको सिर्फ याद कर लेना है कि कौन सी लैंग्वेज थी और जो लास्ट में एग्जांपल्स हैं वो, ठीक है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थी आपकी सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज बोली जाती थी। थर्ड जनरेशन पे हायर लेवल लैंग्वेज, इसका कोई नाम नहीं था बट इसको हायर लेवल लैंग्वेज बोलते थे। एग्जाम्पल है इसके पेस्कल, एजेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपकी होती है क्वेरी लैंग्वेज, इसका एग्जांपल है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन पे लैंग्वेज जैसे कि कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज इसमें होती है, इसका एग्जांपल है प्रोलॉग, OPS 5, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके अलावा आपकी मेमोरी की यूनिट्स, जो मेमोरी की यूनिट्स हैं, देखिए लैंग्वेज में मैंने पहले ये टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि जो आपकी मेमोरी की यूनिट्स हैं वो भी आपकी बाइनरी लैंग्वेज में बनाई गई है, ठीक है। अब मेमोरी की जो यूनिट्स है उसकी फोटो मैं आपको इसी वीडियो में अभी अटैच कर दूंगी, आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कुछ की वर्ड्स मिलेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। कुछ की कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ आपको याद करने होंगे, जैसे कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको ये समझना होगा और ये कैसे यूज होते हैं ये जरूरी है क्योंकि MCQ में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसका प्रॉपर चार्ट आपको इस वीडियो में भी मैं अटैच कर दूंगी। उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप चैनल पे ज्यादा डिटेल्ड चार्ट और सारा PDF मिलेगा वहाँ से। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं, आपको समझना होगा। और हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर जो भी हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं वो सारे क्या है, वो सारे हार्डवेयर है। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। ये आपके सिस्टम में इंटरनली डाउनलोडेड होता है, इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा को प्रोसेस करता है। टोटल आपके 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। मेनली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़े जाते हैं ज्यादातर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगेन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा बेसिक फंक्शंस को अप्रूव करने के लिए किया जाता है, मतलब जो भी बेसिक फंक्शंस कोई भी आपका सिस्टम करता है, सिस्टम से यहाँ पे मतलब आपका PC हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, जो भी बेसिक ऑपरेटिंग फंक्शंस होते हैं जैसे इनपुट आउटपुट, जो भी आपका IPO साइकिल फॉलो करता है कंप्यूटर, वो बेसिक चीज़ों को प्रोसेस करना वो किसका काम होता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। सर्विस टू एंड यूजर, अब एंड यूजर क्या होता है, जो एक्चुअल कंज्यूमर है किसी इंफॉर्मेशन का, जो उसको हम एंड यूजर बोलते हैं, ठीक है। जो भी
एक्चुअल यूजर है इंफॉर्मेशन का, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो क्या होता है आपका एंड यूजर कहलाता है। अब इसके एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, जो आप आगे पढ़ोगे अभी, बायोस, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें आपका बूटिंग, इसमें एक कंसेप्ट आता है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। बूटिंग का सिस्टम इसमें होता है बायोस में, बूटिंग में, वार्म बूटिंग में, कोल्ड बूटिंग में बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, बहुत ईजी है प्रोग्रामिंग, बेसिकली ये सारा लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज है, ठीक है। हायर लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमने पढ़ी है कि बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है जिसमें 0 और 1 यूज किए जाते हैं। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज में आपका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो भी कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो सिंपल टेक्स्ट को कोड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसके लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है, जैसे कि जावा, पाइथन एजेक्ट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, जो कि कोड है, जो भी कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज में होते हैं, उसको कन्वर्ट करके आपको समझाने में हेल्पफुल होते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो तो सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में इतना इनफ है। आपसे कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कि आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। बहुत सिंपल है, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क, किसी पर्पस के लिए कोई चीज को बनाया जाए, जैसे मान लीजिए अब आपको डीएलएड का एंट्रेंस का एग्जाम देना है, तो आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे। वो उसका मेन मोटिव क्या होगा आपका, उसका टाइम टेबल बनाने का मेन पर्पस यही होगा कि आपको वो एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो मेन पर्पस कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब इसमें आपके दो टाइप के होते हैं, जर्नल पर्पस, कोई भी एक जर्नल पर्पस हो और कस्टमाइज, फिर अगेन यहाँ पे एक जर्नल और स्पेसिफिक पार्ट में आगे कि कोई जर्नल ऑब्जेक्टिव के लिए बना है या आपको कोई एक सिंगल कस्टमाइज ऑब्जेक्टिव है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, कंसीडर्ड एज अ रिसोर्स मैनेजर विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्स। किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक रिसोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और उन रिसोर्स की मैनेजमेंट करना किसका काम होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, इसका नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और ऑपरेट करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, ठीक है। अब इसके फंक्शंस पूछ लिया जाए, अब एमसीक्यू में फंक्शंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, आपको जहां पे नॉट दिख जाए आपको अंडरलाइन कर लेना है। अगर आप सीबीटी दे रहे हैं तो आपको उसको माइंड में फिक्स कर लेना है कि नॉट का जवाब देना है हमें, ये जवाब नहीं देना कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो हमें नॉट का जवाब देना है। तो बेसिक ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो प्रोसेस करता है डेटा को, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करता है एंड यूजर को, ठीक है। एरर डिटेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, फाइल का मैनेजमेंट करता है, ठीक है, डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस, यूजर इंटरफेस हम समझेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। कमांड बेस्ड इंटरफेस में बेसिकली क्या होता है कि जो यूजर होता है वो एक कमांड देता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग रन करता है। इसके एग्जाम्पल है MS DOS और यूनिक्स। आप लिख लोगे, एग्जाम्पल जरूर पूछे जाएंगे, आप पेपर देने से पहले एग्जाम्पल एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें बेसिकली विजुअल चीजों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे आइकन, मेन्यूज, ठीक है। विजुअल ऑप्शंस को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इस इंटरफेस में। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फेडोरा, मैकिंटॉश, एजेक्ट्रा, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। टच बेस्ड इंटरफेस, टच बेस्ड इंटरफेस होते हैं आपके, जिसको आप टच कर सकते हो। अभी आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप इसको टच कर सकते हो। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूजर इंटरफेस है, टच बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वॉइस बेस्ड। वॉइस बेस्ड में आप
अपने डिजायर जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो आप वॉइस के थ्रू देते हो। इसका एग्जांपल है iOS में सीरी। आप देखते हो जो भी iOS का फोन होता है, ठीक है, तो उसमें आप बोलते हो हे सीरी, ठीक है, या गूगल को आप बोलते हो हे गूगल, ओके गूगल, ठीक है। ये सारा जो होता है आपका वॉइस बेस्ड इंटरफेस में होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, क्योंकि आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो और रिवीजन वीडियो देख रहे हो, तो मैं सारे एस्पेक्ट को ही कवर करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी नाम है, ठीक है, जैसे एंड्रॉयड, iOS हो गया, विंडोज 10 हो गया, ये सारा जो है आपका मैं एक लिस्ट बना दूंगी और उनकी रिलीज डेट भी आपको मिल जाएगी PDF में। जो PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा वो टेबल आप जरूर कर लेना। उस PDF में जितनी भी टेबल है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। एक बार रीड आउट करना है आपको, लर्न नहीं करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर आप समझते हो, नंबर सिस्टम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो कि बेसिक कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए, ये आप डेटा रिप्रेजेंटेशन समझोगे। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने बताया कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी है, 0 और 1 इसके कोड, ठीक है। तो अब 0 और 1 में से कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कितने भी टाइम्स आप लिख लो, जैसे 0 1 0 1 0, ठीक है, लेकिन जो इनकी बेस पावर है, ठीक है, नंबर सिस्टम में डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपको सारा खेल बेस का है, ठीक है। इसका बेस पावर पे क्या रहेगा? 2। याद रखो बाइनरी से, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी का मतलब बाय मतलब 2, ठीक है, तो आप याद रखोगे कि इसका बेस हमेशा 2 होता है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपसे 0 to 9 में आपको क्या करना है? 0 to 9 के बीच में, ठीक है, जैसे आप देखते हो पॉलीगन्स पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, तो उसमें डेकागन होता है। डेकागन कौन होता है? जिसकी 10 साइड्स होती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है? 0 to 9 कोई भी नंबर ऑफ योर चॉइस मैं लिख रही हूँ, मान लीजिए 2 5 8 7, ठीक है, लेकिन जो इसका बेस है, बेस क्या रहेगा? 10, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स 8, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 आप कोई भी नंबर ऑफ योर चॉइस सेलेक्ट कर लो, जैसे 5 7 3 कुछ ऐसा मैंने लिखा, ठीक है, लेकिन उसका बेस क्या रहेगा? बेस रहेगा 8, ठीक है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या है? 0 to 9 और A to F में से कुछ भी नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन उसका बेस क्या रहेगा? 16 रहेगा, ठीक है। 0 to 9 में मान लीजिए F 9 D चूज कर लिया मैंने, ठीक है, लेकिन इसका बेस क्या रहेगा? 16। तो ये है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी और आपका डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब पूछा क्या जा सकता है? पूछा जा सकता है आपका कन्वर्जन इसमें, ठीक है। वैसे तो आपको बेसिक इतना पूछा जाएगा, आपको ये ट्रिक से याद कर लेना है। बाय का मतलब होता है 2, डेसिमल का मतलब है 10, ऑक्टल मीन्स 8, हेक्साडेसिमल मीन्स 16। आपको पॉलीगन से याद करना है, हेक्सागन किसको बोलते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से याद करना है इसको, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन से आपको 1 मार्कर्स बनेंगे, हो सकता है। जैसे बाइनरी का कन्वर्जन, अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2, साइड में लिख लो। कन्वर्जन अगर बाइनरी नंबर सिस्टम से करना है तो डिवाइड बाय 2 आपको करना पड़ेगा, और डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है तो मल्टीप्लाई करना है। जो भी बेस वैल्यू की पावर है, जो बेस वैल्यू है उसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है पावर से, ठीक है। लिख लो मल्टीप्लाई पावर विद बेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऑक्टल से करना है तो आपको डिड्यूस करना पड़ेगा, डिड्यूस, ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि करने के लिए आप कैसे करोगे, मतलब, ठीक है, तो ऑप्शंस में दे देगा, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसमें आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन।
एडप्टेशन पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हो बिना इंटरनेट के आज के टाइम पे तो कोई काम नहीं चलता है, ठीक है। बिना इंटरनेट के आप कोशिश कीजिए अपना इंटरनेट बंद कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, एक हफ्ता आप नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, आप ऑनलाइन अभी वीडियो भी देख रहे हो, उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो क्या है, इंटरनेट आज के टाइम पे हर एरिया में, कुकिंग फील्ड हो गया, स्टडी फील्ड हो गया, आपका टीचिंग फील्ड हो गया, हर जगह जो है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, ठीक है। एक जाल होता है किसका, नेटवर्क्स का। इंटरनेट कहाँ से आपको मिलता है, एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आपको इंटरनेट मिलता है, ठीक है। आप कंज्यूम करते हो किसी के भी थ्रू, BSNL, एयरटेल, रिलायंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, जिससे 1 मार्कर बन सकते हैं, ठीक है। आपको क्या है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको वहां जाना है जहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। यहाँ से चांसेस है 1969 को एप्रानेट वॉज फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का पहला नेटवर्क कौन था बता दो, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक करना है, आप एप्रानेट पे टिक कर दोगे। 1990 और 1991 में फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब WWW वो बना था बाय टिम बेर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन दे दिया जाएंगे, who amongst the following created फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब एंड इन विच ईयर, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1995 में फर्स्ट इंटरनेट लॉन्च इन इंडिया बाय VSNL। इंडिया में सबसे पहले 1995 में इंटरनेट लॉन्च हुआ था इंडिया में बाय किसके द्वारा, VSNL। सर्च इंजन पे, ठीक है। जब आप क्रोम अपना ओपन करते होगे लैपटॉप पे या अपने फोन में गूगल सर्च पर जाते होगे, तो वहां पे एक सर्च बार टाइप सा आता होगा, वहां पे आप टाइप करते हो और सर्च करते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो पेज क्या होता है, वो पेज आपका सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है, एक ऑनलाइन टूल है जो कि रिजल्ट के लिए जो भी हमारा इनपुट होता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है किसी भी एंड यूजर को, उसको अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, सर्च इंजन काम करता है। ये क्या करता है, पहले रिजल्ट को फाइंड करता है, उसके बाद उसको सॉर्ट करता है, ठीक है। सॉर्ट करता है, उसके बाद ऑर्डरली वे में यूजर तक पहुंचाता है, और वो जो लिस्ट प्रिपेयर करता है सारे ऑर्डर में लगा करके उस लिस्ट को बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। सबसे पहला सर्च इंजन पूरे वर्ल्ड में बना था, वो क्या था, आर्ची। किसने बनाया था, एलन एम टेज ने। यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आया जहाँ पे आपका MCQ बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल आप सब जानते हो, याहू हो गया, गूगल हो गया, ये सारा एग्जाम्पल है सर्च इंजन का, ठीक है। तो दैट्स इट, ये थी आपकी कंप्यूटर की 1 शॉट वीडियो DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। कंप्यूटर से आपको पता है आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो आपको वही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन बनेंगे, कहने के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक सा कंसेप्ट पूछा जाएगा, चाहे तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और मेहनत कर लो, ठीक है, तो आप सारे 10 में से 10 क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। अगेन मैं बोलूंगी इस 1 शॉट वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे जो PDF आपको मिला है आप जरूर उसका या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, या आप नोट कर लीजिए। नोट करने का टाइम अब बचा नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है। उसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। दैट्स इट, उतना कर लेंगे तो ये 10 में से 10 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। इस सेक्शन से आप 10 मार्क्स गेन कर जाओगे, ठीक है। इतना आप कर लीजिए। इसके अलावा अगर इनमें से किसी टॉपिक में या कोई और बात में DLED को लेकर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।